अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू डे 25 ऑफ 365 डेज कोडिंग चैलेंज एंड वेलकम टू CSS कोर्स। दोस्तों, ये हमारे CSS कोर्स की लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं CSS वेरिएबल एंड फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे CSS फ्रेमवर्क जिसे हम बोलते हैं SAS। इसके अलावा और भी फ्रेमवर्क हैं लेकिन हम सीखेंगे SAS जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इनको हम इन डेप्थ जाके डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। CSS के अंदर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे इस एक वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS की वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। CSS की वेरिएबल्स हैं क्या, उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों फैक्टर इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो CSS की वेरिएबल्स हमने इस्तेमाल क्यों करनी है। समटाइम्स, बल्कि अक्सर औकात हर वेबसाइट में जब भी हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएं या हम 5 पेजेस की कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो सबसे पहले एक आपने सीक्वेंस देखोगा कि कलर स्कीम का सीक्वेंस एक ही होता है। मतलब एक हेडिंग है, हेडिंग का जो कलर है वो सब हेडिंग का कलर सेम आ रहा होगा। फॉन्ट का साइज़ है वो सब का सेम आ रहा होगा। मतलब अगर H2 की लगी हुई है तो H2 का एक प्रॉपर फॉन्ट साइज़ लगा होगा तो वो सब पे अप्लाई हो रहा होगा। तो इसी तरह से अगर कोई यानी कलर लगे हुए हैं, फॉन्ट कलर है या बैकग्राउंड कलर है या कोई भी यानी कि कलर स्कीम है, उस कलर स्कीम के लिहाज से वो पूरी वेबसाइट बनी होगी। अब अगर हमने उन कलर्स को चेंज करना है, अगर एक वेबसाइट उसके पूरी कलर स्कीम को हमने चेंज करना है, तो उसका एक तो बड़ा बेस्ट वे ये है कि हर एलिमेंट पे जाओ उसका कलर चेंज करते जाओ, हर एलिमेंट पे जाओ उसका कलर चेंज करते जाओ। लेकिन उससे भी एक फास्ट और बेस्ट मेथड ये है कि हम उन कलर्स को पहले ही वेरिएबल्स में स्टोर कर लें। बाद में हमने जब भी कलर चेंज करना हो तो हमने सिर्फ वेरिएबल में कलर चेंज करना है और पूरी वेबसाइट में जहाँ पे भी वो वेरिएबल यूज़ हो रही होगी उसमें उसका कलर चेंज हो जाएगा। सेम इस तरह से फॉन्ट साइज़ पर, और इसे हम स्क्रीन साइज़ के लिए भी लगा सकते हैं। मीडिया क्वेरी यूज़ करें उसमें आप वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं कि इस स्क्रीन साइज़ पे जाए, इंटायर स्क्रीन साइज़ पे जाए तो इसकी वेरिएबल का कलर यानी जो हमने उसमें डाटा स्टोर कर जाए, फॉन्ट साइज़ करवाएं, कलर करवाएं, कोई इमेज लगा दें, जो मर्जी हम करना चाहें। जितनी हम CSS की प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं वो सारी की सारी हम वेरिएबल्स में स्टोर करवा सकते हैं। तो अब उनको लगाना किस तरह से, उसके लिए मैं आपको यानी कोड एडिटर में आता हूँ और आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अच्छा, ये मेरे पास बेसिक सा HTML का कोड है। इसमें मेरे पास एक तो H2 की हेडिंग है और उसके बाद 3 डिव्स हैं और उसके बाद 2 बटन है। एक को ID दी हुई है डार्क और एक को दी हुई है लाइट। अच्छा, ये मैंने डार्क और लाइट इसलिए लगाई है कि मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से आपको वेरिएबल का कलर स्विच करना भी सिखाऊंगा। किस बात को तो आपने वेबसाइट में देखा होगा तो स्विच सिस्टम लगा होता है कि डार्क पे क्लिक करें तो पूरी वेबसाइट डार्क हो जाती है, वाइट पे क्लिक करें तो पूरी वेबसाइट जो है वो यानी वाइट हो जाती है। ये वाइट और जो डार्क होता है ना, ये स्विच सिस्टम लगा होता है। इसके अलावा मल्टीपल स्विच सिस्टम भी लगा सकते हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा, एक आइडिया दूंगा किस तरह से आप कर सकते हो। फिर आप उसमें मज़ीद अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और इंशाल्लाह जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी इस प्ले लिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो CSS की टिप्स, ट्रिक्स और एडवांस टॉपिक्स होंगी और उनमें हम इंशाल्लाह इस तरह के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो अपने कोड एडिटर में आऊँगा। 3 डिव्स हैं और इनको नॉर्मल से CSS अप्लाई की हुई है। सब डिव को मैंने हाइट और विड्थ इक्वल दी हुई है। बॉर्डर इनको दे दिया है 1 पिक्सल और मैं इनको थोड़ा सा मार्जिन टॉप ही कर देता हूँ। मार्जिन इनको जब ऑटो किया वो सारी सेंटर में आ गई। अब इनको मार्जिन जो है मैं टॉप दे देता हूँ, 2 पिक्सल दे देता हूँ ताकि इनमें थोड़ी सी सब में स्पेस बन जाए। अब इनके ऊपर हम CSS की वेरिएबल जो हैं वो अप्लाई करेंगे। CSS की वेरिएबल्स को डिफाइन करने का एक बेस्ट मेथड ये होता है कि बल्कि अक्सर आप ये यूज़ करोगे, ये आप डबल कोलन लगाओ और रूट एलिमेंट लगाओ। रूट लगाया उसके बाद करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आपने जब वेरिएबल कोई भी डिफाइन करनी है तो आपने यहाँ पे पहले डबल डॉट्स लगा स्पेस लगा लेनी है, जिस तरह से मैंने साइन लगाए हैं वो। और उसके बाद आपने कोई भी नाम दे देना। मैं इसको दे देता हूँ BG या इसको देते हैं मेन BG। मेन मतलब जो एक वेबसाइट में मेन कलर होता है और BG यानी मेन बैकग्राउंड कलर। आप कोई भी कलर दे सकते हो, कोई भी आप इसका नाम रख सकते हो, लेकिन नाम रखने का तरीका ये होता है कि आप इसमें ये पहले ये डबल लाइन्स ऐड करो, ये माइनस वाला जो साइन है ना, 2 इकट्ठे ये ऐड करो। अब इसमें मैं कलर डिफाइन करता हूँ। अब इसमें मैं जो कलर दे रहा हूँ वो मैं दे देता हूँ ब्लू। आप कोई भी दे सकते हो, ब्लू मैंने कलर दे दिया। अब इस वेरिएबल को मैंने यूज़ किस तरह से करना है। अब मैं इसको चाहे तो बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर लूँ, चाहे मैं इसे फॉन्ट कलर के लिए यूज़ करूँ,
जिसके लिए मर्जी यूज़ करना चाहूँ इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये डिव है, अब इस डिव में मैंने ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है ब्लू वाला, तो मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कोई मर्जी यूज़ करें, मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे लिखेंगे वार मतलब वेरिएबल, और उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट्स पेरेंथेसिस, और इसके बाद वेरिएबल का नाम, जिस तरह से हमने वहाँ वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है इस तरह से मेन बीजी। अब जब मैंने मेन बीजी लगाई तो सब का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि सेम इसको हम लगाते हैं H2 के फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट कलर पे। तो मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ इसमें फ़ॉन्ट कलर लगाने के लिए हम सिर्फ कलर लिखते हैं, नॉट कॉलम कलर। और कलर में मैं सेम उसी तरह से वेरिएबल को कॉल कर दूंगा, वेरिएबल को मैं कॉल करूँगा तो मेन बीजी, ये मैंने कलर कर दिया। अब इसका कलर भी ब्लू हो गया। अब अगर मैंने इन सब का कलर चेंज करना है तो मैं सिंपली जो है यहाँ पे मैं कलर कोई भी यहाँ पे कलर अपना सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो इन सब का कलर सेम चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम CSS की वेरिएबल जो है उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपने खुद भी इसमें दिमाग अपना लगाना है कि हम इसे मज़ीद किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हमने इस वेरिएबल को हमने चेंज करना है, मिसाल के तौर पे ये ऊपर वेरिएबल कोई लगी हुई है, इसको हमने अपडेट करना है ये मेन वाली को, तो हम इसका एक तरीका ये है कि हम इसमें आए और यहाँ पे मेन बीजी जो है मेन बीजी इस तरह से वेरिएबल लगाएं। अब इसमें कलर चेंज कर दें, मैं इसमें कलर कर देता हूँ ये डार्क वाला, तो इसका कलर हो गया डार्क। लेकिन मैं अगर स्पेसिफिक कहीं और पे लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डिव लिखता हूँ, और डिव में मैं इसका चाइल्ड लेता हूँ सेकंड चाइल्ड में इसका लेता हूँ, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे बल्कि इसकी वेरिएबल का नाम दे देता हूँ मेन बीजी। तो अभी देखें, अब ये जो सेकंड इसलिए अप्लाई कर रहा है क्योंकि हमने इसको H2 को लगाया, H2 को भी ये गेट कर रहा है, इसका ख़त्म किया तो अभी सेकंड वाले को सही तरीके से पिक कर रहा है। अब मैंने कहा कि डिव में जो नट्स जो उनके चाइल्ड्स हैं, मतलब एक लाइन सीक्वेंस में जो डिव्स आ रही हैं, उस डिव में जो सेकंड वाली डिव है उसमें जो मेन बीजी होगा वो कर दो ब्लैक। तो मैंने सिर्फ वेरिएबल का जो नाम है वो डिफ़ाइन किया और वेरिएबल का कलर चेंज कर दिया। मैंने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसमें वेरिएबल का कलर जो है वो अपडेट करूँगा। तो एक तो हम इस तरह से लगा सकते हैं, यानी बड़ी ईजी वे इसमें, यानी अब आपको वेरिएबल को अपडेट करना भी आ गया और उनको लगाना भी आ गया CSS की वेरिएबल्स को। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसका बनाता हूँ स्विच सिस्टम कि हम इस प्रॉपर्टीज़ को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आऊँगा main.js में, और इसमें सबसे पहले मैं एक करता हूँ, जब आपने कोई भी प्रॉपर्टी गेट करनी है उसके लिए आपने यूज़ करना है window.getComputed_style। ये आपने जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है वो आपने यूज़ करना है। इसमें डॉक्यूमेंट एलिमेंट जब आपने यूज़ किया, इसके बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी जो इसकी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर कहता हूँ गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, और इसमें मैं लिखता हूँ मेन बीजी। अच्छा, इसको आपने एज अ स्ट्रिंग लिखना है, वेरिएबल नहीं लिखना, एज अ स्ट्रिंग लिखना है मेन बीजी। ये वेरिएबल का हमारे पास कलर है ये वाला। अब इसको मैं ना प्रिंट आउट करवा देता हूँ, चाहे कंसोल में करा दें या इसको मैं इसमें document.write में करवा देता हूँ document.write। तो मैं अब इसमें ना मेन बीजी में जो कलर होगा वो हमारे पास आ जाएगा। इसको किया सेव, और ये देखिए अब ये RGB जो यहाँ पे कलर अप्लाई होगा यहाँ पे वो वाला कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड कर देता हूँ, तो और इसे सेव किया और यहाँ पे इसको भी सेव करते हैं, तो ये देखिए ये रेड कलर आ गया। इस तरह से हम CSS की जो वेरिएबल्स हैं उनका कलर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो हमने किसी भी वैल्यू को गेट किस तरह से करना, अगर हमने कोई वैल्यू चेंज करनी है। अब यहाँ पे हमने लगाई हुई है समझ लें गेट प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे मैं गेट सेट प्रॉपर्टी कर दूंगा तो इसमें मैं अपनी जो वेरिएबल का कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ इसके जो स्विच सिस्टम है उसकी तरफ। मैं इसको अब यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, ये इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें जिस तरह से हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट को गेट करते हैं, जावास्क्रिप्ट पर डोम फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर उसका आपको नहीं पता तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, उसको एक दफ़ा जाकर लाजमी एक्सेस कर लें ताकि आपको पता होगा किस तरह से हमने किसी नाम को या ID को क्लास को किस तरह से हमने एक वेरिएबल में या जावास्क्रिप्ट की मदद से गेट करना या स्टोर करवाना है। या मैं यूज़ करूँगा document.getElementById, गेट एलिमेंट बाई ID, और इसमें मैं उस ID का नाम पास करूँगा। अब ये डार्क वाला बटन
तो यहाँ पे मैं डार्क वाली इसकी आईडी, इस बटन की आईडी क्या है डार्क, तो यहाँ पर मैं डार्क आईडी पास कर दूंगा। और डार्क जो आईडी है इसमें मैं ये लगा के इसमें मैं अब इसमें CSS की जो वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर करवाऊंगा। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, अब आईडी में मैंने पास कर दिया डार्क। अब इसको मैं एक इवेंट लगाऊंगा कि ऐड इवेंट लिस्टनर, और इसमें लगाऊंगा क्लिक, CLI की क्लिक। और इस क्लिक में अब मैं एरो फंक्शन यूज़ करूंगा। आप बस नॉर्मल फंक्शन डायरेक्ट भी लगा सकते हो, तो एरो फंक्शन यूज़ करने के लिए इस तरह से ब्रैकेट्स और ये इक्वल का साइन और इस तरह से यानी जो ग्रेटर देन का साइन होता है वो हमने लगा दिया, और इसमें हमने करली ब्रैकेट को पास कर लिया। इस तरह से हम इसका एरो फंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ES जो 6 है उसका एक समय फंक्शन है, ES 6 और ES 5 का, तो वो मैं आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उन वीडियोज़ का, उनको भी आप एक दफ़ा जाके देख सकते हो। अब इसमें मैं लगाऊंगा कि डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी। अब सेट प्रॉपर्टी में मैं उस वेरिएबल को गेट करूंगा। हमारे पास उस वेरिएबल का नाम है मेन BG, तो यहाँ पे मैं मेन और BG ये लगा देता हूँ, और इसमें मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं कर देता हूँ ग्रीन। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी डार्क एलिमेंट पे हम करें क्लिक, तो ये ऐड इवेंट इसमें क्लिक करें तो एक फंक्शन काम करे, कौन सा, ये वाला। इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, तो उस एलिमेंट को गेट करो जिसका स्टाइल, जिसके ऊपर प्रॉपर्टी लगी हुई है मेन BG ये वेरिएबल। अब इसको हम चेंज करेंगे इसके क्लिक के ऊपर। अब इसको ऊपर मैं क्लिक करूँगा, उसका कलर चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इसका कलर यहाँ पे कर देता हूँ, इन समय ब्लैक कर देते हैं, सेव करके आप डार्क पे क्लिक करेंगे तो इन सब का कलर क्या हो रहा है, ब्लैक। अब सेम इसी तरह से अगर हमने इस पर वाइट कलर लगाना, लाइट कलर लगाना है, तो सेम इसी को मैं कॉपी करूँगा, इस पूरे को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मेन BG आ रहा है वाइट, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा वाइट। अब इसमें डार्क है तो यहाँ पे मैं आईडी पास कर दूँगा लाइट वाली, तो लाइट वाली आईडी पास कर दी, इसको सेव किया। अब देखिए अगर मैं करूँगा लाइट पे क्लिक तो इन सब का कलर हो रहा है लाइट, लेकिन डार्क पे क्लिक करूँ तो ये ग्रीन, हमने इसको डार्क लेना 111। अब देखिए अब डार्क पे क्लिक करें तो डार्क हो रहा है, लाइट पे क्लिक करें तो इनका कलर वाइट हो रहा है। तो इस तरह से आप इनकी एलिमेंट के ज़रिए, एलिमेंट की आईडी के ज़रिए उसके क्लिक के ऊपर इनके वेरिएबल्स के कलर चेंज कर सकते हैं। अब इस एक क्लिक की वजह से आप इसमें पूरा फंक्शन डिफाइन कर दो। आप इसमें फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करवाना चाहो, मैं मेन बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना चाहो, कोई आप तस्वीर चेंज करवा दो। अब इसमें आप तकरीबन क्या ऑलमोस्ट भी आप छोड़ दो, बल्कि 100% सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो आप CSS वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा सकते और उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब उसको अब एक्सेस करके जावास्क्रिप्ट के साथ, जब जावास्क्रिप्ट में से आप थोड़ी सी फंक्शनैलिटी दे दोगे तो आपकी वो जो समझ यूज़र इंटरफेस है और जो व्यूअर इंटरेक्शन है वो कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, और आपका स्किल लेवल भी अप होगा। आपको भी मज़ा आएगा कि मैं कुछ वो चीज़ें जिनको जान वाली चीज़ें बना रहा हूँ। अब इसमें जान है ना, डार्क पे क्लिक करते डार्क हो रहा है, लाइट पे क्लिक करते तो कलर लाइट हो रहा है। तो इस तरह से आप यानी CSS की वेरिएबल्स को आसानी के साथ सीख सकते हो। ये एक समझ जावास्क्रिप्ट वाले मेथड अप्लाई करो, उसके बाद सेम जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको अप्लाई करना सिखाया वो करो। कम से कम आप ये 5-6 दफ़ा अप्लाई करो, 5-6 दफ़ा CSS की वेरिएबल्स यूज़ करो। इंशाल्लाह आपको CSS की वेरिएबल्स जो है वो कभी नहीं भूलेंगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो में मैं आपको CSS सैस कंप्लीट सिखाऊंगा। सैस है क्या? सिंपल, हमारे पास एक CSS का फ्रेमवर्क है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं CSS कोड को कंपाइल करने के लिए। जहाँ पे आप कोड कर रहे थे एक वेबसाइट को 1 घंटे के अंदर, आप उसको आधे घंटे के अंदर कर सकते हो। ऑलमोस्ट आपका 50% टाइम बचा लेता है। मैं इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और थ्योरी में नहीं जाऊँगा। सबसे पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसके अंदर हम वेरिएबल्स किस तरह से लगाते हैं, फिर हम देखेंगे किसके अंदर हम नेस्टेड एलिमेंट किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से हम नेस्टेड एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी एक्सटेंड प्रॉपर्टी देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका इंक्लूड मेथड देखेंगे कि किस तरह से हम एक वेबसाइट के मुख्तलिफ पार्ट्स को अलग अलग CSS कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ के उनकी स्टाइलिंग करके एक ही फाइल के अंदर उसको कंबाइन करके शो करवा सकते हैं। उसके बाद हम इसकी लास्ट पे एक्सटेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं इंस्टॉलेशन। दोस्तों सैस को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन को सर्च करना है, लाइव सैस कंपाइलर आपके पास फर्स्ट पे आ जाएगी। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। फिर आपने आ जाना अपने कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे आपने एक फोल्डर को ड्रैग करके ओपन कर लेना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर ओपन किया हुआ है लर्न सैस, आपने एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेना है
और यहाँ पे आपने फर्स्ट फाइल क्रिएट करनी है style.scss, style.scss। आप इसका नाम सैस भी रख सकते हो, SASS, लेकिन आपने रखना है SCSS। इससे क्या होगा कि कोड हिंट हमें CSS की तरह देगा। अगर हम सैस करेंगे तब हमें उसके लिए अलग से एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपने इसकी प्रोफेशनल अप्रोच रखनी है style.scss, और इसको आपने इंटर कर देना। आप जैसे इसको इंटर करोगे फिर आपने इस खाली फाइल को सेव करना है। अभी आपके पास वर्क नहीं करेगी। आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपके पास ये एक बटन आ जाएगा वॉच सैस का। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपके पास इस तरह से ना आ रहा हो, फिर आपने अगेन एक्सटेंशंस भी जाना है, लाइव सैस कंपाइलर को सर्च करोगे, और जब आप इसको सर्च करोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वॉच सैस। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली दो फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, एक style.css और एक आपके पास style.css.map। अगर आपके पास ये दो फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपका कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, आपकी सैस परफेक्टली इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद आपने ये जो style.scss है, इसके अंदर आपने कोई भी कोड लिख देना है। मैं जस्ट यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड। जैसे इसको मैं रेड करके सेव करूँगा, style.css के अंदर ऑटोमेटिकली इसको कंपाइल कर देगा। ये देखें, style.css के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन ऑटोमेटिकली इसके अंदर कोड आ गया। हम यहाँ पे एक index.html की फाइल भी बना लेते हैं, index.html। अब index.html के अंदर आपने सैस की फाइल को इंस्टॉल नहीं करना, इसको आपने लिंक नहीं करना, आपने लिंक करना है style.css को। ये है CSS कंपाइलर, तो इसलिए इसका लिंक है इस style.css फाइल के साथ। इसका लिंक जो है वो index.html के साथ नहीं है। index.html या HTML का कोड है वो CSS को ही समझता है, वो सैस को नहीं समझता। अगर आप डायरेक्टली ये कोड लिख दोगे, मतलब जिस तरह से हम आगे चलेंगे आपको मैं कोड बताऊंगा, तो वो एग्जैक्ट वर्क नहीं करेगा HTML के साथ। मतलब अगर हम यहाँ पे HTML के साथ सैस की फाइल को लिंक करेंगे वो वर्क नहीं करेगी, इसके साथ style.css नहीं वर्क करना है। तो हमने यहाँ पे style.css की फाइल को लिंक कर देना है, HTML और HTML फाइल, और टॉप के ऊपर हम इसको कर देंगे लिंक, जिस तरह से हम नॉर्मल CSS का कोड लगाते हैं। तो ये हमारे पास फाइल लिंक होगी। अब जो भी कोड मैं इसके अंदर लिखूंगा सैस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होगा style.css के अंदर, और style.css हमारी ऑलरेडी लिंक है index.html के साथ। इसको अगर ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो इसके ऊपर हमारे पास बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। अगर यहाँ पे इसको मैं करूँ, अब ये जो सैस है ना, इसके अंदर मैं कोई भी इसका कोड चेंज करता हूँ, मैं अगर इसका जो कलर है वो कर देता हूँ ये ग्रीन, सेव करूंगा तो उसी वक्त ये उसको कंपाइल कर देगा CSS के अंदर, और CSS के साथ CSS लिंक है index.html के साथ, और HTML वो वाला कोड हमें शो करवा देगा, और इसके ऊपर हम हर तरह की CSS की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे CSS वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब होता है डाटा को स्टोर करना। अगर एक वेबसाइट के ऊपर हमें 10 दफ़ा रेड कलर चाहिए तो हम 10 दफ़ा उसको अलग अलग से नहीं लिखेंगे, हम एक ही वेरिएबल के अंदर डिफाइन करेंगे और 10 दफ़ा वो वेरिएबल कॉल कर लेंगे। अब इन फ्यूचर जब भी हमने कलर चेंज करना होगा, रेड की जगह मैंने ब्लू करना है, तो जस्ट वेरिएबल का कलर चेंज करेंगे तो पूरी वेबसाइट के ऊपर रेड कलर चेंज हो जाएगा। दोस्तों, सैस वेरिएबल को समझने के लिए आपने index.html के अंदर दो डिव्स ले लेनी है। एक को आपने क्लास लगा देनी है फर्स्ट, और सेकंड को आपने क्लास लगा देनी है सेकंड, और इसके अंदर हम टेस्ट लिख लेंगे 1 और 2, जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर आपने style.scss फाइल के अंदर आना, style.css के अंदर नहीं आना, style.scss जिसके अंदर हम सैस का कोड लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है या आपको PHP आती है तो आपको पता होगा कि हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए $साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने $साइन और उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम रखना है। वेरिएबल का हम नाम रख देंगे bg-color। आप इसका नाम कोई भी रख सकते हो। इसके बाद इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है। आप फॉन्ट साइज स्टोर करवाना चाहो, आप कोई बोलियन वैल्यू जो है वो स्टोर करवाना चाहो, आप कोई नंबर स्टोर करवाना चाहो, जो भी आप इसके अंदर जो डाटा टाइप है वो स्टोर करवाना चाहो इसके अंदर करवा सकते हो। हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो रेड। अब ये जो रेड कलर है हमने अप्लाई करना है किसी भी डिव के ऊपर। हम यहाँ पे डिव को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसको बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे इसको BG ये कलर, ये $साइन के साथ वेरिएबल का नाम। तो इन दोनों के ऊपर इसने इस कलर को अप्लाई कर दिया। इसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपने पहले CSS सीखी हुई है थोड़ी अच्छे से, तो हम वेरिएबल को डिफाइन करते थे रूट एलिमेंट के साथ। अब रूट एलिमेंट भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना नहीं है। इस तरह से रूट एलिमेंट भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रूट एलिमेंट को नहीं लगाना, हमने यहाँ पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है। अब इस वेरिएबल के अंदर जो भी मैं वैल्यू चेंज करूँगा वो लाइव इन दोनों के ऊपर चेंज होगी। अब ये हमारे पास होगी ग्लोबल वेरिएबल। एक हमारे पास होती है लोकल वेरिएबल्स।
जो वेरिएबल्स हम किसी भी सेक्शन से बाहर लगाते हैं इस तरह से, ये इसको हमने किसी डिव के अंदर डिफाइन नहीं किया, इसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। और अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट वाले डिव को, फर्स्ट डिव, और इसके ऊपर मैं इस वेरिएबल को जो है अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर मैं ख़त्म करता हूँ इसको, ताकि आपको लाइव इसका मैं प्रीव्यू दिखा सकूँ। और ये फर्स्ट जो है ना, इसके ऊपर हम लगा देंगे वेरिएबल, और यहाँ पे लिख देंगे हम बीजी कलर, और इसकी हम वैल्यू कर देंगे यहाँ पे रेड। सेव किया, और इसी के ऊपर अब हम बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे इस वेरिएबल का नाम, यहाँ पे $, और बीजी कलर। सेव करेंगे तो इसके ऊपर ये अप्लाई करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा सेकंड वाली क्लास को, ये जो हमारे पास सेकंड क्लास है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डिफाइन करता हूँ, और इसके ऊपर मैं ये सेम जो वेरिएबल है वो यहाँ पे लगाता हूँ, बीजी कलर और BG-कलर, ये वाली वेरिएबल बैकग्राउंड के ऊपर। तो इसके ऊपर ये कंपाइल नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है लोकल वेरिएबल हम इस ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जो भी हम जो लोकल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जिस ब्लॉक के अंदर हमने डिफाइन करना होता है, उससे बाहर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उससे बाहर हम उसको कॉल नहीं कर सकते। अगर मुझे इस सेकंड वालों को भी वेरिएबल लगानी है, तो इस वेरिएबल को लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम इसको ग्लोबली डिफाइन कर दें, यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन करेंगे तो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, या फिर हम इसके अंदर हम एक नए सिरे से डिफाइन कर दें यहाँ पे, तब भी ये वर्क करेगी। और इसका हम यहाँ पे कलर चेंज करें, तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। ये देखो, अब ये हमारे पास होगी लोकल वेरिएबल, और जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन की थी उसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहो आसानी के साथ करा सकते हो। अब हम देखेंगे इसके नेस्टेड एलिमेंट्स के, किस तरह से हमने एलिमेंट्स को नेस्टेड करना होता है, किस तरह से हम नेस्टेड फंक्शनैलिटी जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने नेस्टेड को समझना है कि नेस्टेड का मतलब क्या है। नेस्टेड का मतलब होता है पेरेंट, चाइल्ड और उसके इनर चाइल्ड। मिसाल के तौर पर एक हम डिव लगाते हैं, एक हमने डिव लगाई और इसके अंदर हमने एक लगा दिया डिव और इसको हमने यहाँ पे क्लोज किया। एक हमने लगा दिया li का टैग और li के अंदर हमने एक लगा दिया a का टैग, यहाँ पे a का टैग। अब ये जो a का टैग है और li का टैग है, ये क्या है, एक दूसरे के साथ नेस्टेड है, और li जो है नेस्टेड है डिव के साथ। अगर आप मुझे नॉर्मल CSS के अंदर कोड लिखना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, डिव को सिलेक्ट करूँगा। अब डिव के अंदर मुझे लिखना है li का कोड, li को स्टाइल करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिव और फिर आगे लिखूँगा li, फिर इसके बाद इसका कोड लिखूँगा। अगर इसके अंदर मुझे a को सिलेक्ट करना है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डिव के अंदर फिर li का टैग, और li के अंदर मैं आगे सिलेक्ट करूँगा a का टैग, फिर उसको स्टाइल करूँगा। लेकिन CSS की वजह से हम क्या करते हैं, हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पे डिव और यहाँ पे डिव को सिलेक्ट किया। अब हमारा जो li का टैग है वो आ रहा है डिव के अंदर, तो इसी डिव के अंदर मैं li को लिख लूँगा, li को, और इसके अंदर मैं li का कोड लिख लूँगा। अब इस li के अंदर हमारे पास है a का टैग, तो इस li का जो हमारे पास कंपोनेंट है, li का कंपोनेंट, इसी के अंदर मैं a को सिलेक्ट करके इसकी स्टाइलिंग देख लूँगा। नेस्टेड फंक्शनैलिटी को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, उसको हमने क्लास लगा देनी है माई डिव, और माई डिव के अंदर हम लेंगे एक li का टैग, li के अंदर हम लेंगे a का टैग, और a के टैग के अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे क्रिएटिव, और सेकंड इसके अंदर हम लेंगे स्पैन का टैग, स्पैन टैग के अंदर हम लिख देते हैं बाबर यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और एक इसके अंदर नेस्टेड एलिमेंट डाल देता हूँ। अब स्पैन लिया, स्पैन के अंदर हम लेंगे बी का टैग और बी के अंदर लिख देते हैं अली। सेव किया तो ये हमारे पास आ गया नेस्टेड एलिमेंट। इस तरह से हम एलिमेंट को नेस्टेड करते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक एलिमेंट उसके चाइल्ड एलिमेंट, ये हमारे पास डिव है, इसका चाइल्ड हमारे पास है li, और li का चाइल्ड हमारे पास a का चाइल्ड है स्पैन, और स्पैन का चाइल्ड है b। ये सारे एक दूसरे के साथ नेस्टेड है। जो स्पैन है वो नेक्स्टेड है a के साथ, a नेक्स्टेड है li के साथ, और li नेक्स्टेड है माई डिव के साथ, और सारे ये नेक्स्टेड हैं माई डिव के अंदर, क्योंकि उसके ये चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। अब सैस के अंदर हम स्टाइल करने के लिए ये माई डिव को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे डॉट माई डिव, और इसके ऊपर हम लगा देंगे बैकग्राउंड कलर येलो। सेव किया तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर येलो लग गया। अब अगर इसके अंदर मुझे स्टाइल करना है li को, li की जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी चेंज करना चाहता हूँ, तो उसको हम किस तरह से पहले लिखते थे, हम लिखते थे यहाँ पे माई डिव, और माई डिव के अंदर li का टैग, और इसको हम करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इसका ग्रीन। मिसाल दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कर देता हूँ ग्रीन। सेव किया
तो तब भी ये एग्जैक्ट वर्क करेगा, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है सैस के अंदर। आपने यहाँ पे लिखना माई डिव, ये इसकी पैरेंट एलिमेंट है, और इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर आपने लिखना LI का टैग, और इसके ऊपर आपने स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है। इसके अंदर आप लिखेंगे बैकग्राउंड, इसका यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन, यहाँ पे सेव करेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसकी हम यहाँ पे विड्थ कर देंगे 100% ताकि आपको थोड़ी सी और अच्छे से समझ आ जाए, और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे इसकी विड्थ 30%। अब देखो ये नेस्टेड एलिमेंट्स है, LI के ऊपर हमारी स्टाइलिंग वर्क कर रही है, और जो माई डिव है उसके ऊपर भी हमारी स्टाइलिंग परफेक्टली वर्क कर रही है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ नेस्टेड है। अब ये LI को मैंने इसी के अंदर डिफाइन कर दिया, लेकिन स्टाइल और CSS के अंदर जिस तरह से हम हार्ड कोड करते हैं उसी तरह से ही उसको शो करेगा, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट। अब LI के अंदर हमारे पास है आगे A का टैग, उसको मैंने स्टाइल करना है तो यहाँ पे लिखूंगा LI के अंदर A का टैग, और उसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा दो। मिसाल के तौर पर हम लगा देते हैं ब्लू लगा दिया, सेव करेंगे तो उसके ऊपर ये ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। और इसका फॉन्ट कलर मुझे चेंज करना है, यहाँ पे कलर करूँगा इसका वाइट कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब इस A के अंदर हमारा नेस्टेड एलिमेंट है स्पैन टैग, उसको मैंने अब स्टाइल करना है तो यहाँ पे मैं LI इससे बाहर, इस ब्लॉक से बाहर आ जाऊँगा, और यहाँ पे करूँगा LI, और LI के अंदर जो हमारे पास है आगे स्पैन का टैग, इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरह से, इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, और इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड कर देता हूँ, यहाँ पे इसका मैं रेड कर देता हूँ। सेव किया तो ये हमारे पास आ गया नेस्टेड एलिमेंट। एक नेस्टेड एलिमेंट लगाने का ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि इसको भी आप इस तरह से ना लगाओ। ये जो आपका LI का टैग है ना, LI टैग के अंदर हमारे पास A का टैग है, तो हम यहाँ पे A के टैग को सिलेक्ट कर लेंगे और उसका यहाँ पे बैकग्राउंड कर देंगे हम ब्लू। सेव किया तो इसके ऊपर भी इसने सेम कलर अप्लाई कर दिया। अब देखो LI का टैग और LI के अंदर हमारे पास A का टैग, इसे बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट। अब इस A टैग के अंदर हमारे पास स्पैन का टैग है, तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर लिख दूंगा जो इसके अंदर स्पैन का टैग है, और उसका जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है वो कर दो रेड। सेव करेंगे तो इसने इसके अंदर स्टाइल कर दिया। अब स्पैन के अंदर मेरे पास है B का टैग, तो मैं इसी स्पैन के अंदर रहते हुए यहाँ पे B को सिलेक्ट करूँगा, और इसका मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दूंगा यहाँ पे मैं येलो बैकग्राउंड कलर, बल्कि हमारे पास आ रहा है सजेशन भी आ रही है बैकग्राउंड कलर, और बल्कि वाइट कर देते हैं। सेव किया तो इसके ऊपर ये वाइट कलर अप्लाई कर देगा। अब देखो एक एलिमेंट और उसके अंदर जितने भी इसके नेस्टेड एलिमेंट्स हैं हमने सबको स्टाइल कर दिया। अब B के अंदर कोई एलिमेंट है तो वो हम इसके अंदर स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्टाइल को देखेंगे स्टाइल और CSS को, तो जिस तरह से हम हार्ड कोड करते हैं उसी तरह से उसने एलिमेंट को स्टाइल किया, लेकिन स्टाइल और SCS के अंदर हमने इसको नेस्टेड एलिमेंट के थ्रू स्टाइल किया। अब हमें कोई इसके अंदर अलग से क्लासेज और आईडीज लगा के स्टाइल करने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर जस्ट जो पेरेंट एलिमेंट है उसको आप क्लास लगा दो या उसको आप आईडी लगा दो, बाकी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आप उसको इस तरह से नेस्टेड करके स्टाइल कर सकते हो। और स्टाइल और CSS जानेगा उसको किस तरह से उसने वो शो करवाना है, किस तरह से उसको कोड को सेव करना है, बाकी आपका जो काम है वो इसके थ्रू हो जाएगा। और ये कितना प्रोफेशनल तरीका, ये देखो आप, अब आपको कोई क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट एक डिव और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो इसका टाइम वेस्टिंग होता है, यहाँ पे माई डिव लिखा, फिर LI लिखा, फिर A लिखा, फिर स्पैन लिखा, फिर इसके ऊपर हमने स्टाइलिंग की। और ये कितना प्रोफेशनल तरीका कि जस्ट हमने A का टैग लिखा, अब A के अंदर मेरे पास स्पैन का टैग है तो उसको मैंने स्टाइल कर दिया, अब स्पैन के अंदर मेरे पास B का टैग है तो उसको मैंने इस तरह से स्टाइल कर दिया। बड़ा ही प्रोफेशनल तरीका है। अब हम देखेंगे सैस इंपोर्ट मेथड। इंपोर्ट मेथड में क्या है, सिंपल हम इंपोर्ट लिखते हैं और इसके बाद हम इसका जो कंपोनेंट है वो आगे कॉल कर लेते हैं। अब कंपोनेंट हमें कौन सा कॉल करना है, हम मिसाल के तौर पे एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हेडर के लिए हम अलग से CSS लिखेंगे, ब्लॉग के लिए अलग से CSS लिखेंगे और फुटर के लिए अलग से CSS लिखेंगे। अब उस सब CSS को हमने एक फाइल के अंदर कंपाइल करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट मेथड। इंपोर्ट मेथड को समझने के लिए आपने index.html के अंदर 3 टैग्स लेने हैं, हेडर, मेन और फुटर। अब इन 3 टैग्स की अगर हमने अलग से CSS लिखनी है, अगर हम नॉर्मल CSS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अलग से CSS की फाइल्स क्रिएट करना पड़ेंगी, लेकिन सैस की मदद से हम जस्ट कंपोनेंट लगा के उसको इंपोर्ट करेंगे और हेडर के लिए अलग कोड होगा, मेन के लिए अलग होगा और फुटर के लिए अलग स्टाइलिंग कोड होगा। अब यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, उसका नाम आपने लिखना है header.sass SCSS। अगर आप इस तरह से लिखोगे और फाइल को आप करोगे सेव तो ये 3 फाइल्स को कंपाइल कर देगा, header.css, header.css map। अब मुझे header.css को अलग से लिंक करने पड़ेगा index.html के अंदर, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका कंपोनेंट जिसको मैं सिर्फ सैस के अंदर इंक्लूड कर सकूं।
तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल जब क्रिएट करेंगे उसके स्टार्ट में लगाएंगे अंडरस्कोर और फिर हम लिखेंगे हेडर डॉट SCSS। अब ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन गया। अब यहाँ पे मैं हेडर का कोड लिख सकता हूँ, यहाँ पे हेडर टैग को सिलेक्ट करूँगा और इसका बैकग्राउंड कर दूंगा यहाँ पे मैं रेड। सेव किया तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई होगा, लेकिन अभी हमने इसको लिंक नहीं किया। इसको लिंक करने के लिए आपने स्टाइल डॉट SCSS जो आपकी फाइल है, CSS नहीं SCSS, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है इंपोर्ट। आप यहाँ पे इंपोर्ट का इस्तेमाल करोगे। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसकी जो फाइल है वो लिख लोगे। अब इस फाइल को आप किस तरह से लिखोगे, ये इंपोर्ट के स्टार्ट में आपने लगाना है @ इंपोर्ट और इसके अंदर आपने लिखना है कंपोनेंट का नाम। हमारे पास है हेडर कंपोनेंट, हम यहाँ पे लिख देंगे हेडर, जस्ट हेडर, और सेव करेंगे तो हेडर के ऊपर ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देगा। इसकी एक्सटेंशन नहीं लिखनी, मतलब डॉट SCSS नहीं लिखना, जस्ट आपने इसका नाम लिख देना है तो आपका ये कोड वर्क करेगा। अब मुझे फुटर के लिए भी अलग से एक कंपोनेंट चाहिए CSS का, तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा, उसको मैं अंडरस्कोर और फिर फुटर डॉट SCSS। अब जितना भी फुटर का कोड होगा स्टाइलिंग का वो मैं इसके अंदर लिख लूँगा। इसके अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ फुटर का टैग और इसको मैं लगा देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल और साथ में लगा देता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर येलो। सेव किया तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसको हम पहले लिंक करेंगे स्टाइल डॉट SCSS के अंदर। तो सेम मेथड हम इस्तेमाल करेंगे @इंपोर्ट और फिर हमने जस्ट लिख देना है फाइल का नाम। फाइल का नाम हमारे पास क्या है, फुटर डॉट SCS, तो हम जस्ट फुटर लिखेंगे। सेव किया तो फुटर का कोड हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपने देना होता है इसका URL। अगर हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें और इसको हम नाम दे दें स्टाइल, ये होते हैं इसकी प्रोफेशनल वे। अब जितना भी आपका सैस का कोड है वो सारा आपने इसके अंदर लिख देना है, जितने भी आपके कंपोनेंट है सैस के यहाँ पे, और इसको भी आपने ड्रैग करके हेडर वाले को भी इसके अंदर लिख देना है। ड्रैग किया और ये हमारे पास मूव हो गए दोनों कंपोनेंट। अब इन दोनों को हमने लिंक करना है स्टाइल डॉट SCSS के अंदर, तो हम यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखेंगे स्टाइल और स्टाइल के अंदर हमारे पास हेडर डॉट सैस और फिर हमारे पास आ गया फिर अगेन स्टाइल वाला फोल्डर और स्टाइल के अंदर हमारे पास फुटर डॉट SCSS। अब सेम तरह से हमारे पास कोड वर्क करेगा। अगर इसके अंदर मैं कोड की स्टाइलिंग चेंज करूंगा, अब येलो के बजाय मुझे ब्लू कलर चाहिए तो ये उसके ऊपर एग्जैक्ट वर्क करेगा। अब मेन डॉट SCS, तो मेन डॉट SCS के अंदर स्टाइल के फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा अंडरस्कोर और मेन डॉट SCSS। अब इसके अंदर मैं मेन टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेन को मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ यहाँ पे ब्लैक और फिर फाउंड कलर, तो फाउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे वाइट। सेव किया और अब इसको हमने लिंक कर देना है स्टाइल डॉट SCSS के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर मैं आगे लिख दूंगा इसका नाम। तो नाम हमारे पास क्या है, स्टाइल वाला फोल्डर, और स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास है मेन डॉट SCS। तो मैं जस्ट इसके अंदर लिख दूंगा मेन। सेव किया और यहाँ पे हम ये डबल कोलन भी लगाएंगे, यहाँ पे सेव किया तो इसके ऊपर ये वर्क करेगा। अच्छा, इसके ऊपर इसने वर्क नहीं किया, लेट मी चेक, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिंक करता हूँ। मे बी कोई लिंक करते हो, अच्छा ये हमने स्टार में स्पेस डाल दी थी इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। सेव किया तो ये इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब मेन को हम यहाँ पे पैडिंग लगा सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और अच्छा लग जाए। तो यहाँ मैं 40 पिक्सल सेव किया तो ये इसके ऊपर ला के, अब जो भी हम इसके ऊपर स्टाइलिंग लिख रहे हैं मेन डॉट SCSS के अंदर, फुटर डॉट SCSS के अंदर या स्टाइल डॉट SCSS के अंदर, आपकी ये सारी कोडिंग कंपाइल हो रही है स्टाइल डॉट CSS के अंदर, जिस तरह से हम नॉर्मल CSS लिखते हैं। जस्ट इसका क्या है कि हम अलग अलग से कंपोनेंट के कोड पड़े हमारे पास, हमें उसके अंदर एडिट करना, उसको अपडेट करना आसान है। बाकी आपकी स्टाइल डॉट CSS के अंदर ही मेन कोड आ रहा है। सैस मिक्स एंड प्रॉपर्टी, दोस्तों सैस मिक्स एंड प्रॉपर्टी तब इस्तेमाल होती है जब भी कोई पीस ऑफ कोड हमें बार बार चाहिए। मिसाल के तौर पे बटन्स हैं, जिस तरह से मैंने 3 टैग्स लिए हैं बटन्स के, तो अब बटन के ऊपर ऑलमोस्ट स्टाइलिंग सेम होती है, जस्ट उसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होता है। तो अब हर जो बटन है उसके लिए मुझे अलग अलग से कोड लिखना पड़े, उससे बचने के लिए हम मिक्स एंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाते किस तरह से है, जस्ट आपने आना अपने स्टाइल डॉट SCS फाइल के अंदर और यहाँ पे आपने लिखना है @ और फिर आपने लिखना है मिक्सन, और मिक्सन के बाद आपने इसका नाम रखना है, कोई भी आप इसको नाम रख सकते हो, मैं इसका नाम रख देता हूँ बटन्स, और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर कोडिंग लिखनी है। अब हर बटन के ऊपर मुझे जो पैडिंग है वो चाहिए होती है 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ। और बॉर्डर मुझे सबका नाम चाहिए होता है कि किसी का भी बॉर्डर जो वो ना हो। और फिर उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ मुझे इनका चाहिए 12 पिक्सल, और साथ में इसके ऊपर हम कोई कर्सर पॉइंटर है वो भी हमें ऑलमोस्ट हर बटन के ऊपर चाहिए होता है। बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल,
तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें हर बटन के ऊपर चाहिए होती हैं। अब ये मेरे पास बटन्स हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। अब इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर लूँगा बटन्स, और बटन्स के ऊपर मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लूँगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंक्लूड, और यहाँ पे हम लिख लेंगे ये बटन्स, सेव करेंगे तो सब के ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मुझे चाहिए रेड के ऊपर, तो यहाँ पे मैं रेड को सिलेक्ट करूँगा, रेड के ऊपर ये अप्लाई होगी। अब रेड का मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो इसका मैं बैकग्राउंड यहाँ पे कर दूंगा रेड, सेव किया तो इसके ऊपर रेड अप्लाई हो गया। अब जो ग्रीन है मुझे उसको करना है, तो यहाँ मैं ग्रीन को सिलेक्ट करूँगा, और ग्रीन के ऊपर मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर दिया। अब जो बीच वाला वो मेरे पास है ब्लू। अब ब्लू को करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट ब्लू, और यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे सेम इंक्लूड मेथड, और उसके बाद यहाँ पे बटन्स, सेव किया। अब इसके ऊपर ये भी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, और इसके बैकग्राउंड का हम कर देंगे ब्लू, सेव किया तो इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब सेम मतलब स्टाइलिंग है बटन्स की, जस्ट उसके अंदर हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज है, और बाकी जो स्टाइलिंग है इसका कर्सर जो है वो पॉइंटर आ रहा है, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। अब सेम तरह के मुझे बटन चाहिए ना, तो मैं एक ही दफ़ा जो स्टाइलिंग उनकी कॉमन है वो ये मिक्सर के अंदर लिख लूँगा, और उसको मैं इंक्लूड कर लूँगा, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो भी हम कर देते हैं यहाँ पे वाइट। अब थोड़े से अच्छे हमारे पास आएंगे। जिस तरह से बूटस्ट्रैप वर्क करता है ना, बूटस्ट्रैप की मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखी थी, तो उसके जो बटन्स हैं डेंजर और बाकी जितने भी हैं, डेंजर है, इन्फो है, वो सारे इसी तरीके के साथ लगे हुए हैं। मिक्सन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बटन की जितनी भी कॉमन स्टाइलिंग है वो अलग से लिख ली है, और फिर उसके जस्ट उन्होंने कलर चेंज किए हैं। लेकिन जब आप स्टाइल और सीएसएस को देखोगे तब आपका कोड कुछ इस तरह से आएगा। आप ग्रीन के ऊपर सेम कोड, ब्लू के ऊपर सेम कोड, और रेड के ऊपर सेम कोड। अब देखो, अब ये कोड जो हमें लिखना पड़ता तो हमारा कितना टाइम लगता। अब तीनों के ऊपर हमने अप्लाई किया, देखो सेम कोड हमने 3 बटन के ऊपर अप्लाई किया तो हमारा 3 गुना टाइम लगा। लेकिन जब हमने सैस का इस्तेमाल किया और मिक्सन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो सेम कोड जो था वो हमारा आ गया, मतलब दो गुना हमारा टाइम बच गया। अब इसके ऊपर आप एक और चीज़ भी अप्लाई कर सकते हो। आप जिस तरह से ये बैकग्राउंड आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे आप ना करो, इसको यहाँ से कर दो ख़त्म, यहाँ से आप इसको कर दो ख़त्म। और ये जो आपका बटन आ रहा है ना, बटन के आगे आप लगाओ ये ब्रैकेट्स लगा दो। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसको वेरिएबल पास कर दो आप टेक्स्ट, यहाँ पे आप लिखो टेक्स्ट, और सेकंड आप इसके ऊपर पास कर दो बीजी कलर, तो यहाँ पे हम @ और $, और BG। अब जितने भी इसके फाउंडर हैं मतलब कलर, इसके ऊपर आप यहाँ पे लगा दो $, और साथ आप लगा दो टेक्स्ट, और बैकग्राउंड के ऊपर आप लगा दो इसका कलर, इसको आप लगा दो ये ऊपर जो हमने वेरिएबल दिए @BG, तो BG हमने लगा दिया। अब जब भी मैं बटन को इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा करली ब्रैकेट्स। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट की वैल्यू दे दूंगा, टेक्स्ट मेरे पास आ जाए इसका यहाँ पे वाइट, और सेकंड वैल्यू हमारे पास है इसका बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे कर दूंगा रेड। सेव किया तो इसके ऊपर ये रेड कलर को अप्लाई कर देगा। और सेम तरह से इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, बाकी सब के ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी किया और हम लगा देंगे इसको ये ग्रीन के ऊपर भी, और साथ में लगा देंगे ब्लू के ऊपर भी, और ये इन सब के ऊपर ये कलर अप्लाई हो गया। अब मुझे इनके कलर चेंज करने, मिसाल के तौर पे ये ग्रीन वाला तो मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए, तो जैसे इसका मैं यहाँ पे ग्रीन चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे ब्लू कलर चाहिए तो ये इसका मैं ब्लू कर दूंगा चेंज। सेव किया। अब इस तरह से हमारे पास स्टाइलिंग आ गई इसकी। और इसका जो फॉन्ट कलर है ये मेरे पास आ रहा है कलर और @टेक्स्ट, तो इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस जगह पे। और ये जिसका इर्द गिर्द हमने लगाया ना, ये वाले हमने लगाए इसके ब्रैकेट्स, इसको हम कर देते ख़त्म एक दफ़ा। इसको चेक करते हैं यहाँ पे, सॉरी कॉलन। अब ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो आपने इसको कॉलन ख़त्म कर देना है। विदाउट कॉलन आपने इसके ऊपर प्रॉपर्टी लिखनी है ये वाली। सेव करेंगे। अब एग्जैक्ट हमारे पास सेम कोड आ रहा है जिस तरह से पहले आ रहा था, और स्टाइल और सीएसएस के अंदर भी सेम कोड ही है। इसके अंदर हम कोई भी और कोड नहीं कर रहा है। जिस तरह से हमने वहाँ पे स्टाइलिंग इसकी अप्लाई किया है, सेम तरह की स्टाइलिंग हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से आप CSS मिक्सन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। सैस एक्सटेंड प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपने अगेन 3 बटन्स लेने हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये भी आपका मिक्सन प्रॉपर्टी की तरह ही ऑलमोस्ट काम करता है, लेकिन इसमें हम क्लास एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये ID लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे क्लास, जिसको हम दे देते हैं यहाँ पे बेसिक इन्फो या बेसिक स्टाइल, और इसके अंदर जितनी भी बेसिक स्टाइलिंग है बटन्स की वो सारी लिख लेते हैं। जिसके अंदर पैडिंग इसकी हम कर देते हैं 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, और फिर इसका बॉर्डर, तो बॉर्डर इसका हम कर देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर स्टाइलिंग नहीं है। और साथ में इसको हम कर देंगे इसकी आउटलाइन, वो हम कर देंगे इसकी नन। साथ में फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे
फ़ॉन्ट साइज नॉट स्टाइल 12 पिक्सल, सेव किया। अब ये बेसिक स्टाइलिंग है ना, ये मुझे चाहिए हर बटन के ऊपर, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं फर्स्ट वाले की क्लास सेलेक्ट करूँगा डॉट रेड, और यहाँ पे अब रेड के ऊपर मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे लिखूँगा @ और फिर लिखूँगा एक्सटेंड प्रॉपर्टी, और उसके बाद लिख लूँगा इस क्लास का नाम जो हमारे पास एक्सटेंड क्लास है बेसिक स्टाइल। इसको सेव किया तो इसके ऊपर ये स्टाइलिंग इसने अप्लाई कर दी जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। और इसका भी यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे रेड। सेव किया तो इसके ऊपर इसने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। अब ये भी आपकी ऑलमोस्ट मिक्स एंड प्रॉपर्टी की तरह काम करती है। अब ये मुझे जो ग्रीन है, ब्लू, और उनके लिए भी अलग अलग मुझे चाहिए स्टाइल, तो उसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा डॉट ग्रीन को सिलेक्ट, और उसके ऊपर भी सेम एक्सटेंड को सिलेक्ट करूँगा @ और एक्सटेंड के बाद डॉट बेसिक स्टाइल, और इसका भी बैकग्राउंड कर दूंगा यहाँ पे मैं ग्रीन। सेव किया। अब सेम उस तरह से मुझे चाहिए ब्लू वाला, तो यहाँ पे मैं डॉट ब्लू को सिलेक्ट करूँगा, और ब्लू के ऊपर भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा @ एक्सटेंड, और एक्सटेंड के बाद बेसिक स्टाइल, और बेसिक स्टाइल के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा ब्लू। यहाँ पे मैंने ब्लू को सिलेक्ट कर दिया, सेव किया तो इसके ऊपर अलग अलग स्टाइलिंग अप्लाई होगी। और यहाँ पे कर दूंगा इसका मैं कलर, और कलर इसका कर दूंगा यहाँ पे मैं वाइट। सेव किया तो ये इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अगर आप अब स्टाइल और सीएसएस का कोड देखोगे तो उसके अंदर कुछ इस तरह से इसको स्टाइल किया गया है, जिस तरह से हम नॉर्मल करते हैं। अब बेसिक स्टाइल, ब्लू, ग्रीन, और जितनी भी क्लास है उन सबको ये वाली स्टाइलिंग, और उसके बाद अलग अलग उनके ऊपर ये वाला बैकग्राउंड कलर, जिस तरह से हमने यहाँ पे एक बेसिक माइंड रख के इसको डिज़ाइन किया था। तो इस तरह से आपकी एक्सटेंड प्रॉपर्टी काम करती है।